एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेडलर आयोग और आज हम पढ़ेंगे हटंग समिति। तो सेडलर आयोग और हटंग समिति के बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन दोनों ने मिलकर एक सुधार लाया था जिसके अंतर्गत वैध शासन को ला दिया गया था प्रांतों में। अब इससे एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ा? एजुकेशन पे ये फर्क पड़ा कि एजुकेशन जो थी वो प्रांत के अधीन आ गई थी और स्थानीय मंत्री उसके अब देखरेख में थे। स्थानीय मंत्रियों की वो जिम्मेदारी थी शिक्षा को ब्रॉडर करना, लेकिन उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे। उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी और एजुकेशन दिन पे दिन गिरती जा रही थी। तो जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम भी आया, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि हम जरूरत पड़ने पर 10 साल के अंदर या उससे भी कम समय में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस अधिनियम में संशोधन के लिए किसी आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। तो अभी यही सब ऐसा फैल रहा था सब कुछ, तो इसी वजह से साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन में 6 सदस्य थे और 6 के 6 सदस्य इंग्लैंड की संसद से थे, जिस वजह से साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। अब क्योंकि साइमन कमीशन को एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो उसने कुछ समितियां बना ली थी कि आप इसके बारे में रिपोर्ट देना, आप इसके बारे में। तो इसी तरह से एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए इन्होंने हटंग समिति बनाई। हटंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जोसेफ फिलिप हटंग और 1927 में इसे बनाया गया था। 1927 में ही साइमन कमीशन आया था, 8 नवंबर 1927 को। अब इन्होंने अपना सारा देखा कि क्या है एजुकेशन में क्या जरूरत है और अपनी रिपोर्ट दी थी 11 सितंबर 1929 को। और ये हटंग जो थे ये ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। अभी इनके जो पहले इन्होंने क्या करा अपनी समिति में कि पहले ये डायग्नोस करते थे, प्रॉब्लम को निदान करते थे, उसके बाद उपचारात्मक इन्होंने सुझाव दिए। हालांकि इनके कुछ सुझाव ऐसे थे जो निदान जो किया उन्होंने और उपचार उसमें कुछ मिलता जुलता नहीं था, कुछ अलग से थे निदान क्या उसके हिसाब से। प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई? पहले इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी बताई अपव्यय और अवरोधन। मतलब वेस्टेज और स्टैग्नेशन। अब वेस्टेज मतलब अपव्यय कैसे? अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल में और कुछ दिन गया या नहीं गया और बीच में एजुकेशन छोड़ दी वो, तो वो हो गया अपव्यय। जो भी उसके ऊपर मेहनत की गई थी अभी तक या जो भी फैसिलिटी उसे दी गई थी, जो भी खर्चा हुआ था वो सब बेकार हो गया क्योंकि उसने बीच में ही एजुकेशन छोड़ दी। अवरोधन क्या था? अवरोधन था कि प्रमोट नहीं हो पाना, एक ही क्लास में पढ़े रहना 1 साल या 1 साल मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, ये था अवरोधन। तो अवरोधन और अपव्यय इसके कारण क्या थे? तो इन्होंने बताया कि स्कूल दूर दूर है, तो जिस वजह से बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन जब उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है रोज रोज तो वो उनसे नहीं हो पाता, इस वजह से फिर वो जाना बंद कर देते हैं। और एक इन्होंने बताया कि निर्धनता, क्योंकि भारतीय लोग निर्धन है, इस वजह से वो चाहते हैं कि उनके बच्चे शुरू से ही मजदूरी करने लग जाए तो कुछ पैसे आएंगे, इस वजह से वो शिक्षा में उन्हें नहीं भेजते। और इन्होंने एक और कारण बताया कि जो भारतीय लोग हैं वो अधिकतर अशिक्षित हैं और इस वजह से शिक्षा का महत्व नहीं समझते और वो अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते इसी वजह से, और उनको पढ़ा भी नहीं सकते। तो ये अवरोधन का भी कारण बनता है कि उनके घर पे कोई हेल्प नहीं मिलती है। और विद्यालय जो है वो इस तरह से है कि कहीं पे तो बहुत सारे विद्यालय हैं शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर है, हर गाँव में विद्यालय नहीं है, इस वजह से भी लोग ये एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। अभी फिर इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए? स्थानीय निकायों की जवाबदेही। इन्होंने कहा कि सिर्फ स्थानीय निकायों पर ही मत छोड़िए एजुकेशन को, उन्हें किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदेही बननी चाहिए उनकी किसी के प्रति। तो ये कहा इन्होंने कि पूरा इनके कंट्रोल में ना छोड़कर इनकी भी ऊपर कोई होना चाहिए जो एजुकेशन की देखरेख करे। राष्ट्रीय महत्व किंतु अनिवार्यता नहीं। राष्ट्रीय महत्व किसका? प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व है, पर इन्होंने भी कहा कि अनिवार्य मत करो, इसे सबके लिए कंपलसरी मत करो। अभी इसका उद्देश्य ये था कि शिक्षा को ब्रॉडर करना, लेकिन इन्होंने फिर भी अनिवार्यता के लिए मना कर दिया कि अभी अनिवार्यता की जल्दी मत करो।
और फिर इन्होंने कहा निरीक्षण में सुधार, मतलब प्रोबिंग, जो जांच होनी चाहिए स्कूल्स की। और इन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूल योग्य नहीं है, उनमें पूरी फैसिलिटीज नहीं है, उनको बंद कर दिया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि उनको सीधे बंद कर दो, कोई उन्हें फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो उनको। और निरीक्षक जो है, अच्छे निरीक्षक नियुक्त होने चाहिए ज्यादा मात्रा में। और न्यूनतम अवधि किसकी? प्राथमिक शिक्षा की। तो न्यूनतम अवधि इसकी कर दी गई थी 4 साल। विद्यालय, मनोरंजन, ग्राम सुधार व प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र। स्टूडेंट्स का मन भी नहीं लगता था शिक्षा में, इसीलिए ये अपव्यय और अवरोधन होते थे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाया जाता था, ज्यादातर एक ही टीचर होते थे स्कूल में। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसमें मनोरंजन होना चाहिए और ग्राम सुधार के कार्यक्रम होने चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम होने चाहिए। तो इस वजह से विद्यालय सिर्फ बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को ही नहीं होने चाहिए, बाकी कानून में भी काम आने चाहिए, बाकी कामों के लिए भी होने चाहिए। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति। इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो ना तो योग्य हैं और ना ही प्रशिक्षण प्राप्त हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक ही आने चाहिए और योग्य होने चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि और जो सेवा शर्तें हैं शिक्षकों की, वो भी सुधारी जानी चाहिए, उनके वेतन बढ़ने चाहिए, जिससे शिक्षक अट्रैक्ट हों, क्योंकि शिक्षकों की कमी भी बहुत ज्यादा थी। अभी माध्यमिक शिक्षा में आए तो माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कि एक तो परीक्षा प्रधान बना दिया गया है माध्यमिक शिक्षा को, सिर्फ छात्र रटकर परीक्षा पास करने में ही विश्वास रखते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया अनुत्तीर्ण होने की समस्या, खासकर हाई स्कूल लेवल पर। मतलब फेल होने की समस्या, एक क्लास में 1 साल से ज्यादा रुकने वाली समस्या। अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इसके जो कारण बताए, उन्होंने ये बताया कि आप मिडिल तक तो बहुत ज्यादा उदारता से पास कर देते हो, प्रमोट कर देते हो बच्चों को, लेकिन 10th में आके उनका अचानक से बोर्ड हो जाता है और सिलेबस भी उनका टफ हो जाता है अचानक से, जिस वजह से वो बच्चे फेल हो जाते हैं। और आपके यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं है, और यहाँ पे निरीक्षण नहीं होता है, और जो पाठ्यक्रम है वो पूरा साहित्यिक है, उसे रोजगारपरक बनाना चाहिए उनको। अब इसके लिए फिर इन्होंने अपने सुझाव दिए, तो कहा कि प्रवेश हेतु सार्वजनिक परीक्षा, सॉरी ये प्रवेश हेतु नहीं है, ये सार्वजनिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की है। तो माध्यमिक लेवल पे सार्वजनिक शिक्षा होनी चाहिए, सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए सबकी, और फिर उनकी जो रैंक होगी उसी के हिसाब से उनको अगले एजुकेशन में भेजा जाना चाहिए कि औद्योगिक या तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में भेजना है या उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। पाठ्यक्रम में तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश, मतलब इन्होंने अब इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सुझाव ये दिया था, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कि जो ग्रामीण विद्यार्थी है ना, उनको केवल मिडिल तक की एजुकेशन दीजिए, उसके बाद उनको जबरदस्ती व्यावसायिक, तकनीकी, औद्योगिक इन क्षेत्रों में भेज देना चाहिए, उच्च शिक्षा से उनको वंचित कर दिया, जबकि यहाँ पे एक चॉइस होनी चाहिए थी। और इन्होंने कहा भी कि हाई स्कूल पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम, तब इनके सुझाव इसी वजह से थोड़े कंफ्यूजिंग थे। पाठ्यक्रम में तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश कहा इन्होंने कि ये अगर आ जाए हमारे पाठ्यक्रम में तो यहाँ पे बेकारी की समस्या हल हो पाएगी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये समावेश हो जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। वह हाई स्कूल पर वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम, हाई स्कूल पर जो है जैसे हम चूज करते हैं कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तो वो वाली सुविधा हो जानी चाहिए यहाँ पर, और जिस स्टूडेंट्स का जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो उसे चुन ले। शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार, तो उस टाइम तो शिक्षकों की दशा भी अच्छी नहीं थी, उनकी भी सैलरीज बहुत कम थे, तो इन्होंने कहा कि इनकी सैलरीज इंक्रीज करी जाए और भी इनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए और इनकी उदारता अपनानी चाहिए। और शिक्षक प्रशिक्षण को उन्होंने बहुत जरूरी बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण सभी का होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रामीण विद्यार्थियों को केवल मिडिल शिक्षा, उसके पश्चात व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा में भेज दिया जाना चाहिए। इस जो सुझाव था इनका, इसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा आलोचना भी होती है, ये किसी को जबरदस्ती किसी एजुकेशन में नहीं भेज सकते, जबकि आपने कहा है कि यहाँ पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम होने चाहिए, चयन की सुविधा होनी चाहिए, तो जबरदस्ती आप ग्रामीण बच्चों को किसी
प्रेशर, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उनको बीच बीच में भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थोड़ी बहुत, तो उनके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। और जो भी नए कुछ नियम आ रहे हैं मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, वो उनको पता चल जाएंगे इस वजह से। अब हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में इनके क्या सुझाव थे। उच्च शिक्षा के मैंने लिखे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं लिख देती हूँ। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि नंबर तो ठीक ठाक बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरती जा रही है। और इन्होंने कहा कि जो संबंध कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है और उनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी खुलनी चाहिए जो सिर्फ शिक्षण कार्यक्रम हो उनमें और शोध की संस्थाएं हों। फिर इन्होंने कहा कि ऑनर्स कोर्स के बारे में इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई। ऑनर्स कोर्स जो कि सेडलर आयोग के टाइम पर शुरू किए गए थे, तो इन्होंने कहा कि ऑनर्स कोर्स जो है वो कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और जहाँ पे ये चल रहे हैं वो इस तरह से नहीं चल रहे हैं जिस तरह से सोचा गया था। तो इन्होंने कहा कि कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में इन्हें पढ़ाया जाए अलग से, लेकिन वहाँ पे अच्छे से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑनर्स कोर्स चलेंगे और जो कॉलेजेस हैं उनको कठोर नियम अपनाने होंगे। मतलब कॉलेजेस के लिए आसानी नहीं होनी चाहिए विश्वविद्यालय से मान्यता लेने में, उनमें सभी प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए। संबद्धता के नियम कठोर, एक इम्पोर्टेंट सुझाव था उनका कि इन्होंने कहा हर विश्वविद्यालय में एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, मतलब रोजगार कार्यालय, ये ब्यूरो स्टूडेंट्स को जानकारी देगा कि कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं, कब उनमें आवेदन करना है, कब उनकी प्रोसेस शुरू होगी, तो जिससे उन्हें सरकारी नौकरी लेने में आसानी हो जाए, नौकरी लेने में आसानी हो, इसलिए रोजगार कार्यालय खोलने की बात कही गई। और इन्होंने कहा कि जो कॉलेजेस हैं उनके जो प्राचार्य हैं, प्राध्यापक, उनको कौन नियुक्त करेगा? उनकी यूनिवर्सिटीज के द्वारा वो नियुक्त होंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएट है वही यूनिवर्सिटी इनके प्राध्यापकों की नियुक्ति करेगी। और यहाँ पे भी इन्होंने व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को महत्व दिया और कहा कि इसकी वजह से हम शिक्षा को रोजगार परक बना पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे शिक्षित बेरोजगारी की एक प्रॉब्लम चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि इसे दूर करने के लिए हमें शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए। और फिर इन्होंने अपनी ये सब रिपोर्ट तैयार करके भेज दी साइमन कमीशन को, क्योंकि इनको साइमन कमीशन नहीं किया था ना। अब कमीशन और कमेटी में क्या अंतर होता है? कमीशन जो होता है उसको एक सब सरकार के द्वारा ही बन सकती है, और जो समिति होती है या कमेटी होती है वो सरकार भी बना सकते हैं और गैर सरकारी लोग भी उसे बना सकते हैं। जैसे साइमन कमीशन सरकार नहीं थी ना, लेकिन उसने फिर भी ये समिति बनाई थी, लेकिन साइमन कमीशन सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। अभी ये सब इन्होंने जो अपने बताए सुझाव, ये इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए? तो ये नहीं हुए, ये फाइल में पड़े रह गए, क्योंकि उस टाइम पर 1930 से 31 के टाइम पर हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
जिसकी वजह से हम ये सब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और ये फाइल में रह गया। तो ये थी हॉट ऑन कमेटी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।